अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लेक्चर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। वैसे तो ये सब पहले कवर हो गया हुआ है, रिव्यू हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ रह गया था तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो बायोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितनी भी स्टडी है वो हम बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग द लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी लिविंग पार्ट हैं, जहाँ जितनी भी जिंदगियाँ मुमकिन हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम बायोलॉजी में करते हैं। लाइक एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स, ह्यूमन एंड ईच एंड एवरीथिंग जो लिविंग है। इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, रेपेटाइल्स भी आ सकते हैं, एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड, दुनिया का कोई भी हिस्सा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग जानदारों से कवर हुआ है और इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या वहाँ जानदार आबाद है, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। दिस इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोस्फीयर इंक्लूड्स इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट। अब जंगलों में जानवर भी रहते हैं, परिंदे भी रहते हैं और वो सारे जानदार हैं। लेक्स, वहाँ मछलियाँ रहती हैं, मेंढक वगैरह होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओशंस एंड वैलीज वेयर बायोटिक, बायोटिक का आपको पता है कि हमने बायो की डेफिनेशन में पढ़ा है, लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही जहाँ बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन बेसिकली होता है कि एक जगह पे सेम ब्रीड के, सेम कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। लाइक नेस्ट, घोंसले में क्या है कि चिड़िया होगी, चिड़िया के बच्चे होंगे, सेम ब्रीड है क्योंकि चिड़िया के बच्चे भी चिड़िया ही हुए ना, तो वो सेम ब्रीड के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इकट्ठे रह रहे हैं, इसे पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठे रह रहे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वहाँ शेर होंगे, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन होगी, बर्ड्स होंगे, और क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहा है, प्लांट्स होंगे, फंजाई वगैरह, लेकिन ये सब इकट्ठे रह रहे हैं तो इसे हम कम्युनिटी कहते हैं। सो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि तमाम जानदार हैं लेकिन ऑफ आ स्पीशीज़, लेकिन एक स्पीशीज़ के हैं, लिविंग इन एन एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड पॉपुलेशन। लाइक ऑल डियर इन अ फॉरेस्ट, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तमाम हिरन, या फिर ऑल लाइन इन फॉरेस्ट, या ऑल एलिफेंट इन फॉरेस्ट, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीशीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए। और कम्युनिटी में क्या है? कम्युनिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया इन अ पार्टिकुलर टाइम, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठे रह रही है, लाइक फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई लिव टुगेदर, कॉल्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। ऑर्गेनेली बेसिक कहते हैं सेल के जो पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट जो है ना वो एक ऑर्गेनेली कहलाती है, ठीक है। तो सेल के कौन से पार्ट को हम पावर हाउस कहते हैं, एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस, और इसे क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का एक पार्ट है, यानी कि ये सेल की एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेलिज फाउंड इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है लेक्चर में कि इसका एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ऐसे जो सेल्स होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक पार्ट है साइटोप्लाज्म, वहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये इसको पावर हाउस इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ सेल्स के लिए एनर्जी बनती है, ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ लुक एट द आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिज फाउंड इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑर्गेनेली है और ये किस में होती है? यूकैरियोटिक सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल का पावर हाउस। ये लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट पोस्ट असेसमेंट में एमसीक्यूज भी है। दिस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड मेक्स एनर्जी
फॉर द सेल्स, और सेल्स के लिए यहाँ एनर्जी बनती है, ये सेल्स के लिए एनर्जी बनाते हैं, इस वजह से इनको पावर हाउस कहा जाता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है ये बेसिकली आपके डीएनए में, आपके सेल्स में चेंजिंग होती है। समटाइम्स ये चेंजिंग जो है बेनिफिशियल होती है और समटाइम हार्मफुल होती है। फॉर एग्जांपल आपके सेल्स में चेंजिंग हुई है तो आपको कैंसर हो गया है, और कैंसर एक नुकसानदेह बीमारी है जिसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन समटाइम्स आपके डीएनए में, आपके सेल्स में चेंजिंग हुई है, इससे क्या है कि एक न्यू स्पीशीज़ जनरेट हो रही है, यानी कि लड़की की प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि सेल्स जो हैं वो उसमें चेंजिंग होती है और लड़की प्रेग्नेंट होती है, तो ये बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द आंसर। नाउ लुक एट द आंसर। म्यूटेशंस आर ऑल्ट्रेशंस। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है तब्दीलियाँ। तो म्यूटेशंस क्या हैं कि ये डीएनए में तब्दीलियाँ होती हैं। Mutations are alteration to DNA sequence, an example being cancer, ठीक है। All organisms have a property of mutations. सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, उनके सेल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। डीएनए चेंज इटसेल्फ ड्यूरिंग डिवीजन, या तो ये प्रेगनेंसी के दौरान आपका डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है, न्यू बेबी में जनरेट होता है, और अदर टाइम्स एंड द रिजल्ट इज चेंज इन एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या ये वक्त के साथ वैसे ही बदलता रहता है। दिस करेक्टरिस्टिक में भी बेनिफिशियल और हार्मफुल, या तो ये फ़ायदेमंद होते हैं या ये नुकसानदेह होते हैं। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर इफ़ म्यूटेशन इज़ बेनिफिशियल। जानदार जो है वो ज़िंदा रह सकता है अगर चेंजिंग जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स आपके डीएनए में चेंजिंग से आप हेल्दी हो जाएं, लेकिन समटाइम्स हो सकता है आपको कोई बीमारी लग जाए, एंड में डाई इफ़ इट इज़ हार्मफुल, और अगर ये हार्मफुल है इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है, लाइक कैंसर की कंडीशन में, और या ऐसी कोई सेल्स में चेंजिंग की वजह से आपको कोई और ख़तरनाक अगर बीमारी हो जाती है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम क्यों कहा जाता है, ये लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जहाँ डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं जिनका स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफरेंट होता है लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक दूसरे से दिख रहे होते हैं टिश्यूज़ जो हैं, लेकिन वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। नाउ लुक एट द आंसर। टिश्यूज़ ग्रुप एंड वर्क टुगेदर, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के ग्रुप हैं लेकिन वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो ये एक यूनिट बना रहे हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ इन एन ऑर्गन वर्क डिफरेंटली। एक ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यू है, वो वर्क भी डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव फंक्शन, एक फंक्शन के लिए, एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लेकिन वो उनका टास्क सेम है, सभी का काम जो है फूड को डाइजेस्ट करना है, इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो देखते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। उसमें ऑरल कैविटी है, स्टमक है, इंस्टाइन्स है, पेनक्रियास है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लेकिन सभी का काम जो है वो डाइजेस्ट करना है, तो इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, बिकॉज यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बट इनका टास्क सेम है। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ 11 का बताया हुआ है। मस्कुलर जो है ये मसल्स के लिए है, स्केलेटल जो है ये बोन्स के लिए है, नर्वियस सर्कुलेटरी ब्रेन के लिए है, रिस्पिरेटरी जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, एंडोक्राइन जो है ये यूरिन वगैरह है, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन के लिए है। आल दो अगरचा ईच ऑफ योर 11 ऑर्गन सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन, आपके जितने भी फंक्शन ये हैं ऑर्गन्स हैं इनका यूनिक फंक्शन है, हर किसी का काम अलग अलग है। जैसे कि दिल का काम जो है वो ब्लड सप्लाई करना है, लेकिन आँखों का काम वो नहीं है, हर ऑर्गन का काम डिफरेंट है। ईच ऑर्गन सिस्टम आल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑल द अदर्स। ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।